शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो कैसे हो आप लोग, बोलो बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। मैं बताऊं, मैं भी एकदम छीन टपाक डम डम। दोस्तों, हम अभी तक रिपोर्टिंग के चैप्टर में थे, हम जज के रोल में थे। अब हम जज के रोल से वापस आके कहाँ पे, लॉयर एडवोकेट के रोल में आ चुके हैं। क्योंकि हमें अभी समझना है कि ऑडिट एविडेंस को कैसे ऑब्टेन करते हैं, कंक्लूजन के ऊपर कैसे अराइव होते हैं। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे, नाम है ऑडिट एविडेंस एंड कंक्लूजन। ठीक है, तो हम 500 की सीरीज में ऑडिट लॉयर बनेंगे एंड 700 की सीरीज में जज बनेंगे। तो 600 की सीरीज में क्या, देख भाई, 600 की सीरीज है ना, एकदम फालतूगिरी सीरीज है। मतलब वो क्या बात करता है कि तू अगर किसी बाहर के बंदे का काम यूज कर रहा है तो तू 600 की सीरीज को जाके रेफर कर। जैसे कि क्या, कंपोनेंट ऑडिटर का यूज़ कर रहा है तो जैसे 600 बात करता है, इंटरनल ऑडिटर का यूज़ कर रहा है तो 610 बात करता है, ऑडिटर के एक्सपर्ट का बात कर रहा है तो 620 यूज़ करता है। तो सर यहाँ पे 620 क्या कर रहा है, किधर है किधर है, देखो यहाँ पे 620 है, ये 620 यहाँ पे क्या कर रहा है। क्योंकि देख, जैसे 500 में हम ऑडिट एविडेंस के बारे में जानेंगे, इसके साथ में हम मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बारे में भी जैसे 500 में जानेंगे। तो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट एंड ऑडिटर का एक्सपर्ट है ना, ये थोड़ा इनका जो सीन है ना, थोड़ा सेम सेम है। थोड़ा क्या, बहुत सारा, बहुत हाई लेवल पे सेम सेम है। तो हमको बार बार अलग अलग थोड़ी पढ़ना है, साथ में पढ़ेंगे तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा। कंटेंट कम हो जाएगा ना भाई, कंटेंट कम हो जाएगा। अच्छा सर, तो इसमें पूरा 500 है, हाँ पूरा 500 है, लेकिन इसमें 520 एंड 540 तो दिखाई नहीं देता है। देख भाई, 520 एंड 540 तो है ही नहीं, तो इसको किधर गायब किया। देख भाई, इसको हमने चैप्टर 2 में देखना था, लेकिन वहाँ पे हमने क्या बोला, नहीं नहीं अभी नहीं, तो हमने अभी इसमें कवर करना है। तो नोट्स में तुमको चैप्टर नंबर 2 में प्लानिंग वाला जो भी चैप्टर है ना, उसमें तुमको ऐसे 520 एंड 540 मिल जाएगा एंड कवर हम इसी चैप्टर में करेंगे। तो टेंशन नको ना भाई। तो क्यों वेट क्यों करना है, देर किस बात की। ऐसे 500 नाम है ऑडिट एविडेंस, शुरू ही कर देते ना। देखो, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव एकदम सेम टू सेम बात करते हैं। क्या बात करते हैं, ऑडिटर ने ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन करना है एंड परफॉर्म करना है। ऑडिटर ने ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स को डिज़ाइन करना है एंड परफॉर्म करना है, जिससे जिससे क्या हो जाए, जिससे उसको साई ऑब्टेन हो जाए। साई ऑब्टेन होगा तो क्या करेगा, वो रीजनेबल एश्योरेंस पे आ जाएगा एंड ओपिनियन दे देगा। तो रीजनेबल कंक्लूजन पे आ जाएगा एंड अपना ओपिनियन दे देगा। तो सिंपल सी बात है। सर ऐसे पढ़ के नहीं समझता है यार, आप नोट्स में आ जाओ ना फटाफट। ठीक है भाई, ये से 500 नाम है, ला 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 ला, ये नाम नहीं है, ऑडिट एविडेंस नाम है दोस्त। ऑडिट एविडेंस बात क्या करता है, हमने देखा, बात करता है कि देख, ऑडिटर ने ऐसे ऑडिट के ऑडिट के प्रोसीजर्स ऑडिट के प्रोसीजर्स परफॉर्म करो, जिससे ऑडिटर को क्या मिल जाए, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाए। ठीक है, तो कुछ ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करो, उसको सही मिल जाएगा, तो रीजनेबल एश्योरेंस आ जाएगा एंड ओपिनियन दे देगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो बात करी है इन्होंने कि इन्होंने सिर्फ सबूत क्यों नहीं बोला है, सिर्फ ऑडिट एविडेंस क्यों नहीं बोला है, इन्होंने सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्यों बोला है। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, अगर सबूत मिल जाता है तो सही बात है ना भाई, क्या बात है, दिक्कत क्या है इसमें। वो बोले भाई साहब थोड़ी सी दिक्कत है। देख, ऑडिट एविडेंस तो ठीक है, ऑडिट एविडेंस तक तो सब चीज़ें ठीक थी। ठीक है, यही क्या है तुम्हारा ऑडिट एविडेंस, ऑडिट एविडेंस। ठीक है, तो ऑडिट का सबूत तो यहाँ तक तो बात कुछ गड़बड़ नहीं थी, यहाँ तक बात सब सही थी। इन्होंने ऐड क्या किया है, इन्होंने ऐड किया है कि सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। तो ये बात इन्होंने ऐड क्यों करी, ये हमको समझना पड़ेगा। इन्होंने बोला है कि देख भाई, तो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा ना, तो सफिशिएंट होना चाहिए और साथ में अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए, अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। तो हमने पूछा अच्छा जी ठीक है भाई, कर लेंगे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन। इसमें से हमको समझो कि ये सफिशिएंट अप्रोप्रिएट होता क्या है। देख भाई, सफिशिएंट माने क्या, सफिशिएंट माने कितना, कितना क्वांटिटी में, तो मतलब एक क्वांटिटी की बात कर रहा है। सफिशिएंट माने क्वांटिटी, कि तुमको ज़्यादा, जो तुमको ऑडिट एविडेंस चाहिए ना, एक लेवल के क्वांटिटी में चाहिए, एक लेवल के क्वांटिटी में चाहिए, तो वो सफिशिएंट हो जाएगा। तो हमने बोला अच्छा जी, ये क्वांटिटी डिसाइड कैसे करेंगे। तो उन्होंने बोला देख भाई, ये तो बता नहीं सकते कि तेरे को 10 एविडेंस चाहिए, 20 एविडेंस चाहिए, लेकिन ये डिपेंड होता है कुछ चीज़ों के ऊपर। किसके ऊपर, रिस्क के ऊपर। तुम जिस मैटर में काम करते हो ना, तुम जिस मैटर में काम कर रहे हो ना, वो मैटर में रिस्क कितना है। अगर ज़्यादा रिस्क है तो ज़्यादा क्वांटिटी लगेगा, रिस्क कम है तो कम क्वांटिटी लगेगा। सिंपल सिंपल सिंपल। अच्छा जी, तो सिर्फ इतनी सी बात है, सिर्फ रिस्क के ऊपर नहीं भाई। देख, और एक बात आती है क्वालिटी की। क्वालिटी के ऊपर भी तुम्हारा डिपेंड होगा कि क्वांटिटी कितना है। अच्छा जी,
ये कैसे देखो, हमने जैसे 330 में एक जगह पे बात करी थी, जब तुम्हारा ज़्यादा रिस्क है ना तो तुमको ज़्यादा मोर परसुएसिव नहीं यार, परसुएसिव ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। तो हमने बात करी थी कि परसुएसिव मतलब क्या, वो ऑडिट एविडेंस हमको कन्विंस करे कि भाई तू इसके ऊपर भरोसा कर दे। तो ऐसा ही क्वालिटी वाला अगर ऑडिट एविडेंस होगा ना, तो एक दो ऑडिट एविडेंस ऐसे ज़बरदस्त क्वालिटी के कि तुमको बाकी कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप में तुमको बता देंगे कि भाई साहब, जैसे कि अभी तुमको बैंक कन्फर्मेशन चाहिए, तुमको बैंक का अकाउंट, बैंक में कितने पैसे है ये तुमको चेक करना है। तो तुमने क्या किया, तुमने सीधा बैंक से कंफर्मेशन ले लिया एंड बैंक वालों से कंफर्म कर दिया कि बताओ भाई इनके बुक्स में तुम्हारे बैंक में इनके अकाउंट में कितने पैसे। तो उन्होंने सीधा, बैंक ने सीधा तुमको भेज दिया लेटर कि देखो इतने इतने पैसे। तो अगर बैंक का एक लेटर आ जाता है तो तुमको दूसरा कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, ताकि बैंक ने सीधा डायरेक्टली कंफर्म किया है। तो बैंक ने डायरेक्टली कंफर्म किया है कि इनके पैसे इतने हैं अकाउंट में, तो क्लोजिंग बैलेंस पे तुम्हारा होल्ड आ जाएगा। तो क्वालिटी तो मिल गया तुमको। अगर क्वालिटी मिल जाता है ना तो क्वांटिटी को तुम थोड़ा कम कर सकते हो। तो क्वालिटी अच्छा है तो क्वांटिटी कम कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि क्वालिटी कम है तो क्वांटिटी ज़्यादा ऑब्टेन करने से फ़र्क पड़ेगा। समझे क्या? नहीं समझे? देखो, क्वालिटी अगर अच्छा है ना तो क्वांटिटी थोड़ा कम करोगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर क्वालिटी ख़राब है ना तो क्वांटिटी तुम कितना भी बढ़ा दो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वालिटी अच्छा है तो क्वांटिटी के ऊपर थोड़ा आ जाएगा, लेकिन क्वालिटी तो चाहिए भाई साहब। ठीक है, हमने बात करी थी क्वालिटी 1 नंबर। ठीक है, तो सफिशिएंसी इतनी बात करता है कि सफिशिएंट ले लो, मतलब क्वांटिटी ले लो, डिपेंड करेगा रिस्क एंड क्वालिटी के ऊपर। अच्छा जी, तो सफिशिएंट हो गए तो बस हो गया ना ऑडिट एविडेंस? उन्होंने बोला नहीं, अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। बोले अप्रोप्रिएट, अभी अप्रोप्रिएट माने क्या? अभी अप्रोप्रिएट क्या, देखो भाई, सिंपल सी बात है। तुम ऑफिस में अगर हो और तुम्हारा एक कलीग है ना, एक दोस्त तुम्हारा है ना, ऊपर फॉर्मल शर्ट पहन के आया है एंड नीचे जीन्स पहन के आया है, तो एचआर उसको वापस भेज देगा। जा बोलेगा तू फिर फॉर्मल पैंट भी पहन के आ जा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा अप्रोप्रिएट नहीं है, ये चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं है। तुम क्या बोलोगे कि देख भाई, तो अगर फॉर्मल शर्ट पहना है तो फॉर्मल पैंट भी पहनना पड़ेगा। ठीक है, या तो तुझे फॉर्मल तो पहनना ही है, ठीक है, तो फॉर्मल शर्ट ही नहीं फॉर्मल पैंट भी पहनना पड़ेगा। अगर तू फॉर्मल पैंट नहीं पहना है ना तो वो रिलेवेंट नहीं है, रिलेवेंट नहीं है ना भाई, रिलेवेंट नहीं है। रिलेवेंट क्या है? फॉर्मल शर्ट फॉर्मल पैंट रिलेवेंट है। तो क्या है, अगर मतलब क्या, लॉजिकल नहीं है ना, बातें लॉजिकल नहीं है, लॉजिकल कनेक्शन नहीं है, लॉजिकल सेंस नहीं बनता है, लॉजिकली सेंस नहीं बनता है। तो ऐसा अगर कुछ चीज़ है ना तो वो रिलेवेंट नहीं है, तो अप्रोप्रिएट नहीं है ना। फिर अगर रिलेवेंट नहीं है तो अप्रोप्रिएट नहीं है। और एक चीज़ आती है, अगर वो रिलायबल नहीं है ना, रिलायबल नहीं है तो भी वो अप्रोप्रिएट नहीं है। रिलायबल माने क्या? अभी देखो, मुझे टी शर्ट खरीदना है तो मेरे मेरे दोस्त को मैं साथ में लेकर गया, तो मेरे दोस्त ने क्या किया, मुझे कन्विंस कर दिया कि देख भाई, तू क्या करे, ये शर्ट खरीद ले, बहुत बढ़िया है, इतना इतना अच्छा है, ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है। लेकिन बाद में क्या किया पता है क्या? शॉपकीपर के पास गया, दुकानदार के पास, बोलता है देख, मैं तेरे से ये शर्ट उसे खरीद के ले देता हूँ, तो मुझे थोड़ा कमीशन दे देगा, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ क्या? तो मैं रिलायबल वो मेरे दोस्त के ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ क्या? तो वैसे ही मैं ऑडिट एविडेंस के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ क्या? ठीक है, जैसे कि हमने बात करी थी कि बैंक से हमने सीधा डायरेक्टली कंफर्मेशन मांग लिया है कि इनका अकाउंट में कितने पैसे बता दो, लेकिन अभी मैंने मान लीजिए कि एंटिटी को बोला है कि तुम बैंक से कंफर्मेशन ले लो और तुम हमको दे दो। तो हो सकता है कि एंटिटी बैंक से कंफर्मेशन लेगा लेकिन वो कुछ चेंज करके देगा, डॉक्यूमेंट अल्टर वगैरह करके दे देगा हमको, तो वहाँ पे रिलायबिलिटी कम हो जाती है, तो अप्रोप्रिएटनेस थोड़ा कम हो जाता है। तो वैसे ही तुमको देखना पड़ेगा कि एक तो सफिशिएंसी देखा तुमने, उसके बाद तुमको अप्रोप्रिएट देखना पड़ेगा, वो अप्रोप्रिएट है क्या। अप्रोप्रिएट में दो चीज़ें आती है, एक रिलीवेंट है क्या, मतलब लॉजिकल कनेक्शन बैठ रहा है क्या तुम्हारा, एंड दूसरा है रिलायबल है क्या, उसके ऊपर कितना भरोसा कर सकते। तो ये रिलायबल कैसे होगा? ये तुम्हारा बचपन का प्यार, तुमने बचपन में पढ़ा था रिलायबल कब होगा, वो कुछ याद आया? ओरिजिनल, ओरिजिनल ज़्यादा रिलाय होगा दैन फोटोकॉपी। फिर तुम्हारा क्या, एक्सटर्नल सोर्स से ज़्यादा रिलायबल होगा दैन इंटरनल सोर्स। लेकिन इंटरनल सोर्स के इंटरनल कंट्रोल अगर स्ट्रांग है एंटिटी के, तो इंटरनल कंट्रोल अगर स्ट्रांग है ना तो इंटरनल वाला भी रिलाय कर सकते हो तुम। फिर हमने और क्या बात करी थी, अगर ऑडिटर ने डायरेक्टली ऑप्टेन किया है, जैसे हमने बैंक से डायरेक्टली ऑप्टेन किया था तो ज़्यादा रिलायबल होगा, ठीक है। इनडायरेक्टली अगर ऑप्टेन किया है, इनडायरेक्टली, तो थोड़ा सा कम रिलायबल होगा।
फिर और क्या हमने बात करी, अगर ओरल है ना, ओरल एविडेंस, एविडेंस ठीक है, ओरल है तो कम रिलायबल होगा, ठीक है। रिटर्न है, रिटर्न है तो ज़्यादा रिलायबल होगा, ओरल है तो थोड़ा कम रिलायबल होगा। तो ऐसे ही रिलायबल तुमको समझना पड़ेगा, ठीक है। वो समझना पड़ेगा, अगर तुमने ओरिजिनल है, एक्सटर्नल है, डायरेक्टली ऑब्टेन किया है, रिटर्न में है, तो तुम्हारा वो ज़्यादा रिलायबल होगा। इतनी सी बात है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे क्या, फाइनल के लेवल में थोड़ी बनेंगे सर। तो क्यों 10 मिनट हमारे वेस्ट कर दिए, वेस्ट नहीं भाई, समझना तो पड़ेगा ना, तुमको समझ में तो आना चाहिए कि भाई चीज़ें कैसे वर्क होती है। अच्छा जी, तो उन्होंने बोला था ऐसे 500 ने क्या बोला था हमको, देख देख भाई, तूने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने, डिज़ाइन करने हैं, इस ऐसे ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म डिज़ाइन कर ताकि तुमको साई ऑप्टेन हो जाए, ठीक है। अभी हमको समझ गया कि साई क्या है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, जिसके ऊपर तुम्हारा रीजनेबल एश्योरेंस जाएगा, एंड उसके बेसिस पे तुम अपना ओपिनियन दे दोगे। अब हम समझते हैं कि ऑडिट के प्रोसीजर्स कौन से परफॉर्म करने होते हैं, ऑडिट के प्रोसीजर्स कौन से है भाई साहब। तो अभी ऑडिट के प्रोसीजर्स के लिए हमने कहाँ पे देखा था, हमने देखा था 315 एंड 330 में, 330 में देखा था। तो एक तो सबसे पहले ऑडिट के प्रोसेस में तुम क्या करते हो, एक तो 315 में तुम रिस्क असेसमेंट प्रोसेस करते हो, 330 में तुमने रिस्क को रिस्पॉन्ड करना है, रिस्क रिस्पॉन्ड, रिस्क रिस्पॉन्स, रिस्क के रिस्पॉन्स में हमने देखा था तुम क्या करते हो, टोक तोड़ साप, टोक तोड़ साप कुछ याद आया, टोक तोड़ साप मतलब क्या, एक तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हो, एंड फिर सब्सटेंटिव प्रोसेस करते हो, सब्सटेंटिव 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 प्रोसीजर्स करते हो। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में फिर तुम्हारे दो आते हैं, एक आता है टेस्ट ऑफ डिटेल एंड दूसरा आता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो टोक तोड़ एंड साप, ये प्रोसीजर्स तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारे ऑडिट के प्रोसीजर्स है, ठीक है। ये तो करेंगे, लेकिन तुम थोड़ा डिटेल में बताओ ना कि एक्चुअल में ऑडिट के प्रोसीजर्स कौन से होते हैं। अभी जो टेस्ट ऑफ डिटेल्स है, सब्सटेंटिव है, तो इसमें करेंगे क्या, हम जाके करेंगे क्या। तो अच्छा, ये भी समझते कि तुम जाके करोगे क्या। तो देख भाई, तुम क्या करोगे, तुम जाके क्या क्या कर सकते हो, देखो तुम इंस्पेक्शन कर सकते हो, ठीक है। इंस्पेक्शन किसका किसका होता है, इंस्पेक्शन या तो रिकॉर्ड्स का होगा, रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स का होगा, या फिर और किसका हो सकता है, एसेट्स का वगैरह हो सकता है, फिजिकल एसेट्स का, इन्वेंट्री का इंस्पेक्शन हो सकता है। तो इंस्पेक्शन मतलब क्या, तुम जाके चेक करोगे कि भाई साहब ये चीज़ ऐसी है क्या, रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड्स को जाके इंस्पेक्ट करोगे, ये चीज़ ऐसी होती है, डॉक्यूमेंट्स को देखोगे, एसेट को जाके देखोगे, अच्छा ये एसेट है, ऐसा है, अच्छा जी, इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री है, ऐसा है, अच्छा है, ठीक है भाई, इंस्पेक्शन करोगे। और क्या कर सकते हो तुम ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। तो सर अभी तो किया, अभी तो हमने रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, एसेट, इन्वेंट्री का ऑब्जर्वेशन किया, वही तो इंस्पेक्शन था। नहीं, ऑब्जर्वेशन है ना ज़्यादातर बार कब आता है, जब तुम्हारे प्रोसीजर्स होते हैं, तुम प्रोसीजर्स का ज़्यादातर तुम क्या करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो। तो एक प्रोसीजर्स हो रही है, परचेस कैसे हो रहा है, तो तुम उसका क्या कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। तो इसका तुम इंस्पेक्शन नहीं कर रहे हो, इंस्पेक्शन एसेट का होगा, रिकॉर्ड्स का होगा, डॉक्यूमेंट्स का होगा, इन्वेंट्री का होगा, लेकिन ऑब्जर्वेशन किसका होगा, प्रोसीजर्स का होगा। जो तुम प्रोसीजर्स परफॉर्म हो रहे हैं ना, कोई भी प्रोसीजर्स परफॉर्म हो रहा है, उसको जाके तुम देख रहे हो। जैसे कि तुम्हारा, हम जाके आगे जाके 501 में देखेंगे कि हमको फिजिकल काउंट जो है इन्वेंट्री का, वो मैनेजमेंट का प्रोसीजर्स कैसे कर होता है, वो हमको जाके ऑब्जर्व करना होता है। मैनेजमेंट कैसे प्रोसेस परफॉर्म करता है, वो हमको ऑब्जर्व करना है। तो ये जो फिजिकल वेरिफिकेशन का प्रोसीजर्स है ना, उसको तुमको ऑब्जर्व करना है। तो ये तुम्हारा ऑब्जर्वेशन आ गया। अच्छा जी, तो ऑब्जर्वेशन आ गया, और क्या होता है, और अभी हमने जो बात करी थी क्या, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, हमने किसका लिया था, बैंक बैंक से लिया था। तो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन भी तुम ले सकते हो, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन तुम ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो, एमसीक्यू के लिए देखो, मुझे घुस घुस के बताने में कोई शौक नहीं है, लेकिन एमसीक्यू के लिए तुमको ये समझ में आना चाहिए कि क्या एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, क्या सिर्फ अमाउंट का होगा, क्या सिर्फ अमाउंट का एक्सटर्नल कन्फर्मेशन होगा, एमसीक्यू के लिए आ सकता है ना भाई साहब। तो तुमने बोलना है कि नहीं, सिर्फ अमाउंट का एक्सटर्नल कन्फर्मेशन नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। जैसे तुम्हारे टर्म्स है, तो तुम टर्म्स भी कंफर्म कर सकते हो। तुमने रीपेमेंट किया है क्या, लास्ट में तुमने टर्म्स में कुछ चेंजेस किया है क्या, फलाना ढिमका, तो कंफर्मेशन मांगना है ना भाई। तुम सिर्फ ऐसा अमाउंट का थोड़ी मांगोगे, तुमको जो जो रिलेवेंट चीज़ लगती है कि सामने वाले पार्टी से पूछना है कि ये चीज़ ऐसी ही हुई है क्या, तो उसका तुम कंफर्मेशन मांग सकते हो। तो ये तुम कंफर्मेशन तुम हर चीज़ का मांग सकते हो। तो एमसीक्यू के लिए ध्यान में रखो, और कुछ नहीं है भाई साहब।
और ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम्हारा एक्सटर्नल कन्फर्मेशन हुआ, मतलब क्या, बाहर वाले बंदे से तुमने कुछ चीज़ डायरेक्टली कन्फर्म करनी है। डायरेक्टली तुमने उससे जाके पूछा, रिसीवेबल के से जाके पूछा कि भाई साहब बैलेंस कितना है बता दे, पेएबल से जाके पूछा कि भाई साहब बैलेंस कितना है बता दे, ठीक है। तो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन हम ऐसे 505 में अच्छे से पढ़ेंगे, तो टेंशन नको ना भाई, क्यों टेंशन क्यों लेने का है, ठीक है भाई। और क्या क्या और क्या और क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हो तुम, और और तुम प्रोसीजर्स परफॉर्म कर सकते हो एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अभी एनालिटिकल प्रोसेस क्या होती है, एनालिटिकल मतलब क्या, एनालिसिस कर सकते हो तुम एनालिसिस कर सकते हो, लिंकिंग कर सकते हो। तो इसको है ना, इसको हम जाके देखेंगे जैसे 520 में, ठीक है, जैसे 520 में इसको हम जाके देखेंगे अच्छे से। ऊपर वाला जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है उसको ऐसे 505 में अच्छे से जाके देखेंगे। अभी अभी के लिए समझो, ये क्या होता है, एक प्लॉजिबल रिलेशनशिप होता है, एक रिलेशनशिप है। हम क्या करते हैं, रिलेट रिलेट करते हैं, रिलेशनशिप देखते हैं किसका, फाइनेंशियल का, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का एंड नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बीच में, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बीच में। मतलब हम क्या करते हैं, हम सिर्फ चीज़ों को ऐसे एनालिटिकल वे से कनेक्ट करने की कोशिश करते, एक रिलेशनशिप में डालने की कोशिश करते। जैसे कि क्या, अच्छा, करंट ईयर में एम्प्लॉयज़ बढ़े हैं कि कम हुए, अगर बढ़े हैं तो सैलरी का अमाउंट जो है ना, एक्सपेंस जो गया है वो बढ़ा है कि कम हुआ है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर ये इतना इतना करता है, इतने इतने इसके होटल के रूम्स अगर बुक होते हैं तो इतना इतना उसका रेवेन्यू होना चाहिए, इतने इतने इसके एम्प्लॉयज़ है, एवरेज इतना इतना वो पे करता है, तो इतना इतना उसका सैलरी का एक्सपेंस होना चाहिए। ऐसे वाले जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो एनालिसिस करते हो तुम, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को एक एक करके एक रिलेशनशिप में बिठा के तुम सिर्फ ऐसा एनालिसिस कर देते हो, तो तुम्हारे क्या है, वो एनालिटिकल के प्रोसीजर से। अच्छा जी, और क्या होगा तुम्हारा, और तुम्हारे होंगे री कैलकुलेशन, रिकैलकुलेशन, रिकैलकुलेशन, रिकैलकुलेशन एंड तुम्हारा और होगा रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन एंड रीपरफॉर्मेंस। अभी ये रिकैलकुलेशन क्या है, रिकैलकुलेशन मतलब क्या, कुछ अमाउंट से कुछ अमाउंट से कुछ वर्किंग से कुछ अमाउंट है, कुछ वर्किंग है, तो वर्किंग का जो कैलकुलेशन है ना, वो तुम खुद परफॉर्म करके देख रहे हो, तुम फिर से, उन्होंने परफॉर्म करके तुमको दिया है ये चीज़ हुई है, लेकिन तुम खुद क्या कर रहे हो, तुम उसको फिर से परफॉर्म करके, तुम उस वर्किंग को फिर से करके चेक कर रहे हो, तुम कैलकुलेशन को फिर से परफॉर्म कर रहे हो, तो रिकैलकुलेशन है। रीपरफॉर्मेंस क्या है फिर, रिकैलकुलेशन तो हो गया, फिर रीपरफॉर्मेंस क्या है, तो रीपरफॉर्मेंस भी तुम्हारा सिमिलर चीज़ है। जैसे तुमने इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन में देखा था कि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इंस्पेक्शन तुम क्या किसका करते हो, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट, एसेट इन्वेंट्री का। ऑब्जर्वेशन प्रोसेस का करते हो, वैसे ही तुम रीपरफॉर्मेंस करते हो, तो कुछ प्रोसीजर्स को तुम रीपरफॉर्म करते हो, ठीक है, कुछ प्रोसीजर्स को तुम क्या करते हो, रीपरफॉर्म करते हो, एंड उसके ऊपर तुम वो सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करके, ये सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करके तुम क्या करते हो, एक सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करते हो, ठीक है। इसको याद रखने की ज़रूरत है क्या, देखो कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आ जाती है इधर, कौन सी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, और एक प्रोसीजर है, और एक प्रोसीजर है। रुको, इसको बक्से में डाल देता हूँ। कितने कितने हुए अभी तक हमारे, 6 प्रोसीजर्स हुए ना, और एक प्रोसीजर्स है जो इंपॉर्टेंट बन जाती है, जिसका नाम है इंक्वायरी। सर इसको तो भूल ही गए ना, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट वाला था, हमारा पसंदीदा। हम जब भी जहाँ पे भी जाते हैं इंक्वायरी करते हैं, मैनेजमेंट की, किसी और की, ठीक है। ये तो बहुत है ना पसंदीदा, अभी तक तुम्हारा हो गया रहेगा। अभी तक भी तुम्हारा पसंदीदा नहीं हुआ है ना इंक्वायरी, तो कोई टेंशन मत ले लो, आगे जाके तुम्हारा ये पसंदीदा हो जाएगा। रिव्यू के केस में तुम दो ही प्रोसीजर्स ज़्यादातर परफॉर्म करते हो, एक होता है तुम्हारा एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड दूसरा होता है तुम्हारा इंक्वायरी। तो इंक्वायरी तो हर जगह पे आएगा भाई साहब, हर जगह पे। मतलब क्या, इंक्वायरी तो तुम्हारा एक्सटेंसिवली यूज़ होगा, एक्सटेंसिवली, एक्सटेंसिवली यूज़ होगा, एक्सटेंसिवली यूज़ होगा ऑडिट में, एक्सटेंसिवली यूज़ होता है, एक्सटेंसिवली हर जगह पे जाते हो तो तुमको इंक्वायरी करने का है, मैनेजमेंट का, किसी अदर्स का, ठीक है। तुम किसका इंक्वायरी करते हो, एक तो मैनेजमेंट का करते हो, या फिर किसी अदर्स का। मतलब क्या, जिसके पास भी नॉलेज है ना, जो भी जिसके पास भी नॉलेज है ना, जो तुमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन जिसके पास भी है ना, उससे तुम क्या करते हो, तुम इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हो। तो तुम क्या करते हो, इंक्वायरी में जाके बातचीत करते हो। बातचीत मतलब क्या, ओरल करते हो, ओरल
मतलब कम्युनिकेशन करते हो, तो ओरल तुम जाके बातचीत करते हो। क्या तुम ये रिटर्न में कर सकते हो क्या? रिटर्न में कर सकते हो क्या? रिटर्न में भी कर सकते हो ना। देखो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसको तुमसे बात करने के लिए फेस टू फेस टाइम नहीं है, तो तुमने क्या किया, कुछ कंफर्म करना था, मेल कर दिया, रिटर्न में भेज दिया कि देखो ऐसी चीज़ होती है कि तुम मुझे बताओ रिटर्न में, तो उसने मेल कर दिया वापस। तो क्या ये इंक्वायरी है ना भाई साहब, तो ये इंक्वायरी वाला प्रोसेस हो गया। अभी हमने देखा कि देख भाई, इंक्वायरी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जिसके पास भी उस चीज़ का इन्फॉर्मेशन है, जिसके पास भी उस चीज़ का नॉलेज है ना, उससे तुम क्या करते हो, उसको गेन करने की कोशिश करते हो, ये ओरल या फिर रिटर्न में करते हो। एंड उसका जो रिस्पॉन्स आएगा ना, उसका रिस्पॉन्स भी तुमने इवेल्यूट करना है ना, ये भी इंक्वायरी का प्रोसेस है ना। उसका जो रिस्पॉन्स आता है ना, उसके रिस्पॉन्स को भी तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके रिस्पॉन्स को देखना भी तो एक इम्पोर्टेंट काम बन जाता है ना। क्यों? देख भाई, तुमको इंक्वायरी से क्या रिवील होगा, क्या क्या रिवील होगा रिस्पॉन्स में तुमको, देख, या तो तुमको ऐसा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इन्फॉर्मेशन ऐसा मिलेगा जो तुम्हारे पास पहले नहीं था, प्रीवियसली तुम्हारे पास नहीं था, प्रीवियसली तुम्हारे पास नहीं था, तो कुछ नया इन्फॉर्मेशन आता है। या फिर हो सकता है कि ऐसा इन्फॉर्मेशन आता है जो तुम्हारे पास प्रीवियसली पहले था, उससे बहुत ज़्यादा डिफर करता है, बहुत ज़्यादा डिफर करता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है। या फिर तुमको है ना, वो क्या करेगा, कोरोबोरेटिव, कोरोबोरेटिव स्पेलिंग का मुझे नहीं पता, बुक में से देख लेना, ठीक है। कोरोबोरेटिव एविडेंस देता है। कोरोबोरेटिव एविडेंस माने क्या, देखो उसका एक एकदम बहुत बढ़िया एग्जांपल है जिसको तुम बोल नहीं पाओगे आसानी से, आसानी से नहीं बोल पाओगे, ठीक है। रुक जाना नहीं ओ साथी हार के, क्या है कोरोबोरेटिव एविडेंस, समझो। देखो, हमने 10th बायोलॉजी में पढ़ा था क्या, एक्स वाई। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे एक्स एक एविडेंस, ऑडिट एविडेंस है, एक्स वाई एक ऑडिट एविडेंस है। तो ये दो ऑडिट एविडेंस है ना, इसका इंडिविजुअल में कुछ काम नहीं है, लेकिन इसका एक्स है ना, एंड इसका एक्स है ना, ये दो अगर साथ में हम देखेंगे ना, तो भाई साहब कुछ काम के हैं। या फिर इसका वाई है एंड इसका एक्स एन इसका वाई है, एंड ये दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे तो ये भी कुछ काम का है। समझे क्या मतलब? क्या हो सकता है कि तुमको ऐसा ऐसा अलग अलग चीज़ एविडेंस को ऑब्जर्व करके वो कुछ काम के नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ है ये तुमको किसी और ऑडिट एविडेंस के साथ, ये चीज़ है ये किसी और ऑडिट एविडेंस के साथ मैच करके तुमको बहुत अच्छा कुछ तो समझ में आए, इतना समझ में आए, इतना समझ में आए कि हो सकता है कि तुम्हारा ऑडिट के प्रोसीजर्स का नेचर टाइमिंग एक्सटेंट चेंज हो जाए, नेचर टाइमिंग एक्सटेंट चेंज हो जाए, या फिर तुम्हारा ओपिनियन के ऊपर भी जाए, ओपिनियन के ऊपर भी इम्पैक्ट जाए, ये भी हो सकता है। तो इतना चेंज हो सकता है कोरोबोरेटिव एविडेंस से। हमने कहाँ पे डिस्कस किया था क्या, देखो हमने जैसे 260 में लॉज एंड रेगुलेशन में बात करी थी। एक जो बंदा था वो बीमा क्या होता, उसका एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हुआ था, 2 लाख रुपए कैश में दिए थे हॉस्पिटल को। तो हमने क्या किया था, हमने उसको छोड़ दिया था कि अच्छा ये चीज़ हुई है। लेकिन हमने ऐसे ही जाके, जब फैक्ट्री में हम घूम रहे थे स्टॉक के टाइम पे, तो हमने क्या किया, एक बंदे से ऐसे ही पूछा कि देख भाई इसका एक्सीडेंट तो हुआ था ना, उसने बोला नहीं भाई एक्सीडेंट नहीं होता, ये तो हट्टा कट्टा बंदा है। तो ये क्या क्या किया हमने, इंक्वायरी की, इंक्वायरी की। तो हमको वो इंक्वायरी से अगर हम ऐसे ही बोलते अच्छा ये बंदा है कैसा है क्या है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। हमने इधर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए, इससे भी हमको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो जब हमने उसको साथ में किया ना, तो उसने क्या किया, इंक्वायरी ने हमको क्या किया, कोरोबोरेटिव एविडेंस ऑब्टेन करके दे दिया। इतनी सी बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई। तो यही तुम्हारे इंक्वायरी के पॉइंट्स भी है, यही तुम्हारे इंक्वायरी के पॉइंट्स भी है। सिर्फ इसमें एक पॉइंट ऐड हो जाता है कि बोलते कि भाई साहब WR ले लेना, अगर तुमने ओरल में इंक्वायरी की है, ओरल में इंक्वायरी की है ना, तो भाई साहब तुम उसके ऊपर क्या करो, WR ऑब्टेन करो कि ये हमने तुमसे इंक्वायरी पूछी थी। अच्छा जी, अभी तक हमने क्या क्या देखा, हमने बहुत कुछ रॉकेट साइंस पढ़ा है क्या, कुछ रॉकेट साइंस पढ़ा है क्या भाई साहब, कुछ नहीं अभी तक पढ़ा है हमने, कुछ नहीं पढ़ा है। देखो हमने क्या बोला कि तुमने डिज़ाइन एंड परफॉर्म करने हैं ऑडिट प्रोसीजर्स, ताकि तुमको साई ऑप्टेन हो जाए, जिसके ऊपर तुम रीजनेबल कंक्लूजन निकाल पाओ एंड ऑडिटर को ओपिनियन दे सको, ठीक है। तो वही क्यों ले रहा हूँ। तो अभी तक हमने क्या देखा, साई सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होता है। सफिशिएंट माने क्वांटिटी, डिपेंड करता है रिस्क एंड क्वालिटी के ऊपर। अप्रोप्रिएट माने क्वालिटी, डिपेंड करता है रिलीवेंट है रिलायबल है। रिलीवेंट माने लॉजिकल कनेक्शन है क्या, एंड रिलायबल माने रिलायबल कब होगा, जब ओरिजिनल होगा, डॉक्यूमेंट्री होगा, डायरेक्टली ऑब्टेन किया है, तुम्हारा इंडिपेंडेंट सोर्स से है, एंड इंटरनल है जब तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव है। ये सब बातें हमने करी थी, कोई टाइम पास वाली बातें थी।
हाँ, अगर इनकंसिस्टेंसी है या फिर डाउट है ओवर रिलायबिलिटी, तो क्या कर सकते हो तुम भाई साहब, मॉडिफिकेशन कर सकते हो या फिर ऑडिट प्रोसीजर्स को एडिशन कर सकते हो ऑडिट प्रोसीजर्स में, प्लस इफेक्ट ऑफ मैटर जो भी होगा तुम्हारे अदर एस्पेक्ट के ऊपर देख लोगे, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है। ऑडिट प्रोसीजर्स हमने 315 330 में देखे थे। एक तो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होते हैं, एंड रिस्क रिस्पॉन्स में क्या होता है तुम्हारा फर्दर ऑडिट के प्रोसेस होते हैं। जैसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव में तुम्हारा तो टेस्ट ऑफ डिटेल एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, तो टोक तोड़ साफ हमने बात करी थी। फिर हमने इंस्पेक्शन देखा अच्छे से, ऑब्जर्वेशन देखा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन देखा, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस एंड एनालिटिकल प्रोसेस देखा। फिर हमने इंक्वायरी तो घुस घुस के देखा। देखो अभी इंक्वायरी क्या बात आती है, इंक्वायरी की बात आती है कि इंक्वायरी कंसिस्ट ऑफ सीकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन। तो जिसके पास भी नॉलेजेबल है, जिसके पास भी नॉलेज है ना, चाहे वो फाइनेंशियल का होगा या फिर नॉन फाइनेंशियल का होगा, विद इन एंटिटी होगा या फिर आउटसाइड एंटिटी होगा, जिस जो भी तुमको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो जिस बंदे के पास होगी, जो भी नॉलेजेबल पर्सन होगा, उससे इन्फॉर्मेशन मांगना तुम्हारा इंक्वायरी है। हमने बात करी थी ये जब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, थ्रू आउट ऑडिट यूज़ होता है, इन एडिशन टू ऑडिट प्रोसीजर्स यूज़ होता है। इंक्वायरी में रेंज फ्रॉम फॉर्मल रिटर्न इंक्वायरी टू इनफॉर्मल ओरल इंक्वायरी। तो ये तुम्हारा फॉर्मल रिटर्न में भी होगा या फिर ओरल में भी हो सकता है। उसका रिस्पॉन्स को इवेल्यूएट करना, ये भी तुम्हारा इंटीग्रल पार्ट है इंक्वायरी प्रोसेस का। ओहो बहुत बढ़िया। इंक्वायरी जो है ना तुमको रिवील कर सकती है, क्या क्या रिवील करेगी, इन्फॉर्मेशन जो तुम्हारे पास पहले नहीं थी, या फिर डिफर करेगी सिग्निफिकेंटली जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास पहले से थी। और ये साथ में कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस भी दे सकती है। अब तुमको समझ गया, ठीक है। रिस्पॉन्स जो है ना इंक्वायरी का, इससे तुमको क्या हो सकता है, मॉडिफाई कर लोगे तुम या फिर परफॉर्म करोगे एडिशनल प्रोसीजर्स, एंड ऑब्टेन करो WR फ्रॉम मैनेजमेंट एंड TCWG को, अगर तुमने ओरल इंक्वायरी करी है। ठीक है, समझ में आया क्या? समझा? समझा क्या? तुमको समझ में आया क्या भाई साहब? यहाँ तक कुछ कुछ क्वेश्चन वाला कुछ पोर्शन नहीं है भाई साहब इसमें। इंक्वायरी भी मैंने इसलिए डिटेल में पढ़ाया है ताकि तुमको ये बाद में जाके यूज़ हो सकता है, कहाँ पे भी यूज़ हो सकता है, रिव्यू में यूज़ हो सकता है। अगर कुछ क्वेश्चन आ जाता है ना तो इंक्वायरी से आ जाएगा, बाकी के प्रोसीजर से आने का कोई कोई ज़्यादा चांस नहीं है भाई साहब। ठीक है, अभी तक हमने, अरे रुको एक मिनट, ओहो वीडियो पॉज हो गया था, बट अच्छा हुआ पॉज हो गया, मुझे एक सेकंड के लिए टाइम मिल गया। मैंने क्या सोचा अभी कि अ, अभी तक हमने क्वेश्चन वाला कुछ पोर्शन नहीं किया है, तो इसको हम क्या करेंगे 500 बेसिक्स करके अलग से चाहे वीडियो को कट कर देंगे, और इससे आगे हम क्या करेंगे क्वेश्चन वाला पोर्शन करेंगे। तो तुमको ये वीडियो को बाद में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार देख लिया, समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, ठीक है। अगर तुमको बाद में भी देखना है ना, वो क्वेश्चन वाला पोर्शन तुमको अलग से वीडियो में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम 500 एंड 620 को अलग से करके अलग से वीडियो में देखते हैं, ठीक है। कोई कोई टेंशन ना को, यहाँ पे हम वीडियो को कट कर देते, ठीक है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।